नमस्कार। आज हम बिहार के जनरल नॉलेज की गहराई में उतरेंगे। ये उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो एसएससी या बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये विरोधाभासों से भरी हुई है। कुछ चीज़ों में ये सबसे आगे है तो कुछ में सबसे पीछे। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सबसे अव्वल और सबसे आखिरी दोनों की भूमि है? चलिए इसी सवाल के साथ बिहार की इस उलझी हुई पहचान को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो विरोधाभास है ना, यही बिहार की असली तस्वीर है। एक तरफ तो देखिए, दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली यहीं था। एशिया की सबसे बड़ी गोहुर झील, कांवर झील भी यहीं है। और तो और भारत का लगभग सारा पाइराइट बिहार में ही मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर सबसे कम थी। शहरीकरण भी सबसे कम दरों में से एक है। तो ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, यही बिहार को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। और आज हम इसी को और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बिहार की एक झलक लेंगे, फिर इसके भूगोल को समझेंगे जो सच में विरोधाभासों से भरा है। उसके बाद यहाँ के लोग और प्रशासन पर बात करेंगे। फिर आएगी अर्थव्यवस्था, यानी कृषि और खनिज। और आखिर में हम इसकी शानदार विरासत और पर्यावरण पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार से आज का ये राज्य कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? आज का जो बिहार हम देखते हैं उसका नक्शा 3 अहम तारीखों ने तय किया है। सबसे पहले 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। फिर 1936 में उड़ीसा को इससे अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। और जो सबसे बड़ा और हालिया बदलाव था वो हुआ साल 2000 में, जब इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया। ये तीनों ही तारीखें एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। अच्छा, अब जरा इसके साइज को देखते हैं। इसका कुल एरिया है करीब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और इस हिसाब से ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। एक और दिलचस्प बात, इसकी जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई है 483 किलोमीटर, वो इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई जो कि 345 किलोमीटर है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये बात इसके भूगोल को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के भूगोल की। ये सच में विरोधाभासों की भूमि है। यहाँ की नदियाँ, मैदान और पठार, ये सब मिलकर बिहार की कहानी को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। बिहार के भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले एक नदी को समझना होगा, गंगा। ये नदी लगभग बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है। और ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है, ये जलवायु, संस्कृति, हर चीज को 2 अलग-अलग दुनिया में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और ये बंटवारा इतना जबरदस्त है कि ये 2 अलग-अलग दुनियाएं लगती हैं। देखिए, उत्तरी बिहार में हिमालय से आने वाली नदियां हैं, जैसे गंडक, कोसी। इनमें साल भर पानी रहता है और ये अक्सर भयंकर बाढ़ लाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे सोन, पुनपुन। ये मौसमी हैं, मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं, जिससे वहां सूखे का खतरा रहता है। सोचिए, एक ही राज्य, एक हिस्से में बाढ़ और दूसरे में सूखा। यही है बिहार का भूगोल। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? जवाब है कोसी नदी। पर क्यों? देखिए, कोसी नदी अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। ये हिमालय से अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद लाती है कि इसका अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर पानी को तो बहना है, तो वो कोई नया रास्ता बना लेता है और हर साल एक नए इलाके में तबाही मचा देता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर रहते हैं। और इसके लिए हम 2011 की जनगणना के कुछ जरूरी आंकड़ों को देखेंगे। ये आंकड़ा देखिए, 1106। इसका मतलब है कि बिहार में हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, पूरे भारत का औसत सिर्फ 382 है, मतलब राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना ज्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि यहां जमीन, पानी और बाकी संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जो उस समय सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम थी।
और यह आंकड़ा राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दिखाता है। प्रशासन कैसे काम करता है, ये समझना भी जरूरी है। तो देखिए, पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। इन 9 डिवीजनों के अंदर 38 जिले हैं। जिलों को फिर 101 अनुमंडलों में बांटा गया है और उनके नीचे हैं 534 प्रखंड या ब्लॉक्स। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है। एक तो यहाँ की उपजाऊ जमीन यानी कृषि, और दूसरा यहाँ मिलने वाले कुछ अनोखे खनिज। अब बात करते हैं बिहार के उन खजानों की जिन्हें जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है कि वो चीज उसी खास जगह की पहचान है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और हाँ, मिथिला मखाना। ये लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें पश्चिम चंपारण का मरचा चावल और सिलाव का खाजा भी शामिल है। मिथिला मखाना की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हुआ ये था कि पहले इसे बिहार मखाना नाम से जीआई टैग दिया जा रहा था, लेकिन वहां के किसानों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, इसे मिथिला मखाना ही कहा जाना चाहिए। और उनके संघर्ष के बाद ही इसका नाम बदला गया। ये दिखाता है कि वहां के लोगों के लिए उनकी खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा है। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। भारत में एक ऐसा खनिज है जिस पर बिहार का लगभग 100% एकाधिकार है, और वो है पायराइट। जी हां, देश का सारा पायराइट वो यहीं बिहार में मिलता है। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। और अब आखिर में चलते हैं बिहार के उस विरासत की ओर जो ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी है। ये एक ऐसी धरोहर है जिस पर सिर्फ बिहार को ही नहीं, पूरे देश को गर्व है। बिहार में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह देती हैं। पहली, साल 2002 में बोध गया के महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को ये दर्जा मिला। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और दूसरी, 2016 में नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को इसमें शामिल किया गया, जो कभी ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। पर्यावरण से जुड़े सवालों के लिए ये 3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली, बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। दूसरी, यहाँ का पहला रामसर साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बेगूसराय की कांवर झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी गोहर झील भी है। और तीसरी बात, हाल ही में 2 और जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिला है, जमुई में नागी डैम और नकटी डैम बर्ड सैंक्चुरी। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। बिहार का इतना समृद्ध इतिहास है, यहाँ के लोगों में इतनी क्षमता है, तो फिर इसके भविष्य की चाबी किस एक चीज में छिपी है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि कैसे अपने गौरवशाली अतीत को आज की चुनौतियों से जोड़ा जाए, कैसे उस विरासत की ताकत को भविष्य के लिए एक अवसर बनाया जाए। यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा मौका भी।